दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, पर कभी बता नहीं सकते कि वो क्या है। इनके कोई नियम नहीं होते। वो एहसास किसी जहर की तरह होता है, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल जाता है, तुम्हारी जगहों में, तुम्हारे खून में घुलता चला जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बताने वाला हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, वो 100-150 एकड़ की जमीन में बसी हुई एक शुगर की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री लगने से पहले वो एक बस बंजर जमीन थी। जमीन अच्छी थी, पर वहां पानी नहीं हुआ करता था। उसके बाद फैक्ट्री आ गई, फिर बांध बनाए गए, आसपास पानी के नहरें बहने लगी और फिर एक एक कर हरे भरे खेत नजर आने लगे। फैक्ट्री की जमीन खत्म होते ही आसपास छोटे छोटे झोपड़े नजर आते थे। उससे साफ पता चलता था कि फैक्ट्री के हद यहीं तक है। फैक्ट्री के सबसे पास जो गांव था वो था महादेव गांव, जहां पर अभी भी हफ्ते का बाजार भरा करता था। वहां कुछ मंदिर थे जो कि अंग्रेजों के जमाने से पहले बने हुए थे। गांव के पूरब से एक छोटी सी पानी की नहर बहती थी। बारिश के दिनों में वो पूरी ताकत से बहती थी, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे उस नहर का पानी कम कम होते जाता था और बाद में बस घुटनों तक यह पानी बचता था। उस नहर को पार करते ही उस तरफ केशव रेड्डी नाम की एक दूसरी जगह थी। नहर के बाद से ही उस जगह की हद शुरू हो जाती थी। मैंने फैक्ट्री के लोगों को कई बार उस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। उस जगह को वो नाम कैसे दिया गया, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सब एक ही बात कहते थे कि वह जगह हॉन्टेड है। वहां के हर इंसान का यही मानना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। वहां रहने वाला हर कोई रात तो क्या, लेकिन दिन में भी उस जगह जाने से डरता था। भूत प्रेत के विषय पर बात करने वाले ये लोग केशवगढ़ी जगत का नाम आते ही चुप हो जाते थे। उस जगत के बारे में बात करने तक से डरते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, पर वहां क्या है यह उन्हें बताना नहीं आता था। वह वहां की शक्तियों के बारे में ठीक से जानते नहीं थे। वह बस यह कहते थे कि वह जगत देवताओं की है, लेकिन जिन देवताओं के बारे में वो बात करते थे वो दयालु नहीं थे, वो निर्दयी थे। वो लोग उस जगह से इतना डरते थे कि घर में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ अवसर हो, वह अक्सर कुछ न कुछ उस जगह छोड़कर आते थे। कोई त्योहार हो तो उस जगह पर भोग चढ़ाया जाता था। हर अमावस और पूर्णिमा के रात उस जगह किसी बकरे या किसी मुर्गे की बलि दी जाती थी। भाग कुछ तो था जो देवता कहलाने के लायक नहीं था, क्योंकि वो जो कुछ भी था वो बहुत बुरा और डरावना था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां हमेशा ही किसी भगत मतलब एक पुजारी की जरूरत होती थी। वहां हमेशा कोई पुजारी दिखाई देता था, लेकिन वो हमेशा ही पागल होता था। उस पानी की नहर के उस पार किनारे पर थोड़ी ऊंचाई पर पत्थरों से एक दीवार सी बनाई गई थी। दिन में एक बार गांव का कोई भी इंसान उस नहर को पार करके उस तरफ चला जाता था और उनके पास जो भी खाना, जो भी मिठाई वगैरह होती थी, उसे उस दीवार पर रखकर वापस चला आता था। लेकिन पता नहीं था कि वो सब कौन खाता था। वह पागल भगत अकेला ही सब खा जाता था, या फिर वहां की वह आत्माएं, वह ताकतें उसे हजम कर लेती थी। लेकिन ये सब कई सालों से चला आ रहा था और आज भी वो लोग उसे दोहरा रहे थे। आज भी उस जगह जाने पर उस पागल भगत की आवाज सुनाई देती है। कभी कोई रात देर रात उस नहर के पास से गुजरता तो उसे उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी रोते रोते वह बीच में ही जोर जोर से हंसने लगता था, कभी ऊंची आवाज में अपने आप से ही बात करता था। लेकिन गांव के लोग उस जगह से इतना डरते थे कि वो उन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। किसी किसी ने तो उस तरफ की झाड़ियों के बीच से उस पागल पुजारी को भागते हुए तक देखा था, लेकिन वह पुजारी था या कुछ और था उन्हें पता नहीं, पर लोग तो यही कहते थे कि वह पुजारी था। वह पुजारी कैसा दिखता था, वह उस जगह कहां रहता था और क्या करता था, किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही कभी किसी ने वह जानने की कोशिश की थी। जब मैंने पहली बात उस जगह के बारे में सुना तो जाहिर है कि मुझे उनके किसी भी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक बात पर मेरा यकीन था कि वहां उस जगह कोई पागल जरूर रहता होगा, क्योंकि अगर रोज पॉकेट में खाना मिल रहा है तो कौन पागल नहीं चाहेगा कि पॉकेट में खाना मिले। और फिर उसके लिए वो झाड़ियों में नाचने तक को क्या, झाड़ियों से लटकने तक को भी राजी हो जाए, उससे उसे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला है।
एक दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का पिछले कुछ दिनों से बीमार है। वो उसी छोटे से गांव महादेव गांव का रहने वाला था। जब मुझे पता चला कि वो बहुत ही बीमार है तो मैं फैक्ट्री की गाड़ी लेकर उसके घर चला गया। उस वक्त गांव का एक लड़का मेरे साथ था। लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो उस लड़के को फैक्ट्री के अस्पताल में भर्ती कराना आसान होगा। लेकिन जब मैं उसके घर पर गया तो देखा कि उसके हालत में सुधार आने लगा था और वह बुखार से उभर रहा था। उसके बाद जब मैंने वहां से वापस अपनी गाड़ी मोड़ ली तब मेरी नजर उस नहर की तरफ गई और आज तक केशवगढ़ी इस जगह के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब एक एक कर मेरे दिमाग में आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कि फिर कभी यहां आ पाऊंगा या नहीं। ये सोचकर मैंने गाड़ी को वहीं रोक दिया। मैं उस नहर के पास चला गया और उसके किनारे खड़े होकर सामने उस जगह को देखने लगा। तब मेरे साथ गांव का एक और लड़का भी था। मैंने उससे पूछा, क्या यह वही जगह है केशवगढ़ी जिसके बारे में तुम लोग अक्सर बातें करते हो? उसने कहा, हां साहब। मैंने एक नजर उस नहर की ओर देखा। पानी ज्यादा नहीं था, 1 आध फीट तक ये पानी था। बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर थे, मतलब पत्थरों की मदद से उस नहर को आराम से पार किया जा सकता था। मैंने पीछे उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, साथ चलोगे? चलो वहां जाकर देखकर आते हैं कि वहां क्या है। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए जवाब दिया, मैं नहीं। तो मैंने उसे कहा, अच्छा तो फिर तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखकर आता हूं। और ऐसा कहते हुए मैं किनारे से नीचे उतर गया। तब वह लड़का जोर से चिल्लाया, साहब। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो उसने कहा, वहां से कुछ भी यहां मत लेकर आना, कुछ भी नहीं, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं। तो मैंने उसे धीरे से देते हुए कहा, हाँ ठीक है, कुछ नहीं लाऊंगा बस। मैंने उसकी वो बात मान ली और मैं उन बड़े बड़े पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे चला गया। वहां जाते ही आगे ऊपर खबर पत्थरों से एक दीवार बनी हुई थी जिस पर पेड़ के कुछ पत्तों पर आज के दिन का भोग रखा हुआ था। मुझे गांव के लोगों की अंधश्रद्धा देख हंसी आ रही थी, लेकिन एक बात थी जो मैं काफी अच्छी तरह से जानता था, वह यह कि कोई भी इंसान हो, वह धीरे धीरे अपनी श्रद्धा हो या अंधश्रद्धा हो, उसका गुलाम बन जाता है। फिर मैंने सामने देखा। सामने उस दीवार के आगे घने झाड़ियां थी, आसपास बड़े बड़े ऊंचे घने पेड़ थे। वो इतना घना इलाका था कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही ना पाए। एक ऐसी जगह जिसे देखने भर से इंसान के अंदर डर पैदा हो जाए। एक शांत और सुनसान जगह। कुछ देर में वही एक पेड़ के पास खड़ा रहा और सोचा कि क्या मुझे अंदर जाकर देखने की जरूरत है। मतलब यहां कोई पागल पुजारी हो या ना हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। असल में मैं वहीं से वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि किनारे पर खड़ा वह लड़का मुझे देख रहा होगा और फिर मैं यहां से वापस चला गया तो वह क्या सोचेगा। यही बात मुझे आगे जाने पर मजबूर कर रही थी। मैंने उन झाड़ियों के बीच अपना 1 कदम आगे बढ़ाया। जब मैं थोड़ा और आगे गया तो देखा कि असल में वो झाड़ियां इतनी घनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। शुरुआत में ये थोड़ी घनी झाड़ियां थी। वह आगे एक पगड़ी थी जिसे देख साफ साफ नजर आ रहा था कि वह आगे किसी जगह तक जरूर जाती होगी। उन झाड़ियों के बीच से कुछ 200-300 कदम आगे जाने के बाद मैं एक जगह पर रुक गया। मैंने सोचा कि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ है और न ही कुछ अजीब दिखाई दिया है, तो मैं और अंदर जाकर देखता हूं। और फिर मैंने सामने एक मोड़ पर एक टूटा फूटा पुराना वारा देखा। कुछ देर तो मैं बस उसे देखता रह गया। मतलब यहां कोई तो था जो पहले इस सुनसान जगह पर रहा करता था। उस वाणी को देख लग रहा था कि वह किसी बड़े अमीर खानदान का घर था, लेकिन अब उस वाणी की बस मोटी मोटी दीवारी बची थी। अब मैं यहां तक तो आ गया था, तो सोचा कि और आगे जाकर देखने में क्या हर्ज है, और मैं मुड़कर उस वाणी की ओर चला गया। वाणी के आसपास भी बहुत ही ऊंची और घने झाड़ियां थी, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही उदास और शांत था। अब तो मैं और आगे जाकर देखना चाहता था। मैं उस वारे को एक चक्कर लगाकर सामने के दरवाजे के पास चला गया। वहां एक बड़ा सा टूटा और उखड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा था और उस दरवाजे के बीच में वहां कोई खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके दोनों हाथ उसके अपने सर के ऊपर थे। कपड़े नाक के बराबर थे
और जो थे वो बहुत ही फटे और पुराने थे। सर पर थोड़े बहुत से बाल बचे थे और उनकी जटाएं हो गई थी। चेहरा पूरा सफेद दाढ़ी से भरा हुआ था। शरीर पर मास्क नाम के लिए था, उसकी बस हड्डियां ही नजर आ रही थीं। वह ऐसे अचानक मुझे दिखाई दिया कि कुछ देर के लिए मैं उसे देख अपनी जगह पर ही रुक गया। मन में डर भी था, कहीं यह सच में वह पागल हुआ तो, और इसने मुझे कुछ कर दिया तो। भले ही वो सूखा और पतला नजर आ रहा है, पर पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं, और तब अचानक ही उसने अपनी आंखें खोल दी और वो यहां वहां देखने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो एकदम से सीधा अकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही मुझे देख उसे कोई झटका सा लगा हो, उसने अपने दोनों हाथ नीचे ले लिए और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वह इतना गंदा था कि उसे देख मुझे उल्टी जैसा होने लगा था, लेकिन वह मेरे ज्यादा करीब नहीं आया और आकर कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। अब मैं उसे ठीक से देख सकता था। चेहरा पूरा काला और उस पर सफेद दाढ़ी, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, जैसे कई दिनों से वह सोयाहीन हो। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वह चुप रह गया। शायद यहां रहने की वजह से बात करने की उसकी आदत भी छूट गई थी। और फिर अजीब सी आवाज में आखिरकार उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या जवाब दूं। मैंने जल्दी जल्दी में उसे यह कह दिया, मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं। और मेरी वह बात सुनकर वह अचानक से बहुत खुश हो गया और मेरे थोड़ा और पास आ गया। उसने धीरे से मुझसे कहा, तुम मुझे यहां से लेकर जाओगे? और फिर उसने अपने आसपास के जगह को देखा। बड़े बड़े पेड़ और उस टूटे फूटे पर से उसकी नजर घूम रही थी, और वो सब देखते ही वो फिर से शांत हो गया और अपनी गर्दन को हिलाते हुए